इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 ऐसे एलिमेंट जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, यानी कि वो 3 एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा खास हैं, वो है हमारे पास आर, एल एंड सी, यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ना अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टर, तो रेजिस्टर जाना जाता है अपने एक्टिव पावर एक्सचेंज के लिए, यानी कि हीट लॉसेस के लिए। वहीं पे अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर जाना जाता है पहली हाफ साइकिल में रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने के लिए और नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिएक्टिव पावर को डिलीवर करने के लिए। यहीं पे कैपेसिटर की बात कर लें तो उल्टा होता है, पहली हाफ साइकिल में रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, देन नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी कि अगर हम पूरे पूरे ध्यान से देखें, पूरे पूरे तौर पे अगर इन्हें कंक्लूड करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टर होता है वो हमारा एक्टिव पावर के साथ डील करता है, वहीं पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो होते हैं दीज आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि ये मेनली जो फोकस होते हैं वो होते हैं रिएक्टिव पावर पे। ना ये जो डेफिनेशन, यानी कि ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये हैं आइडियली, यानी कि आइडियल रेजिस्टर, आइडियल इंडक्टर एंड आइडियल कैपेसिटर। पर दुनिया में आइडियल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो यानी कि जब हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो प्रैक्टिकली ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइंडली एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं होगा कि केवल तुम इंडक्टर खरीद लाओ या केवल कैपेसिटर खरीद लाओ या केवल रेजिस्टर खरीद लाओ, सब में कहीं ना कोई कंपोनेंट का मिक्सचर जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम मार्केट से रजिस्टर खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि समवॉट स्मॉल प्रोपोर्शन में ही सही, पर इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है इंडक्टर की प्रॉपर्टीज ज्यादा हो कंपेयर टू द कैपेसिटर। यानी कि जब भी आप आर एल सी को भी प्रैक्टिकली खरीदने जाओगे तो उसके अंदर कुछ मिक्सचर ही देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंडक्टर खरीदने जाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी जरूर होंगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर कैपेसिटिव एलिमेंट भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कैपेसिटर खरीदने जाएंगे तो भी वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी। यानी कि जब भी हम इनमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उनमें से कुछ पावर एक्टिव की तरह रिलीज कर रहे होंगे, यानी कि कोई ना कोई एनर्जी लॉस जरूर हो रहा होगा इन तीनों एलिमेंट में। साथ ही साथ रिएक्टिव पावर के साथ भी एक्सचेंज जरूर हो रहा होगा इन तीनों एलिमेंट में। यानी कोई भी चीज खरीदोगे वहां पे एक्टिव और रिएक्टिव साथ में हल्का हल्का जरूर पोर्शन होगा। जो पोर्शन खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडक्टर खरीदने गए हो तो मेजॉरिटी में इंडक्टिव होगा, माइनॉरिटी में रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से रेजिस्टर खरीदने गए हो तो मेजॉरिटी में तो रेजिस्टिव होगा, यानी कि मेजॉरिटी में जो पावर एक्सचेंज होगी वो एक्टिव पावर होगी, लेकिन माइनॉरिटी में रिएक्टिव पावर भी कहीं ना कहीं लिंकेज करेगी। तो यहां से जन्म होता है दो चीजों का, प्रैक्टिकल इंडक्टर एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटर। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर के बारे में। तो मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल कैपेसिटर क्या होता है, जानेंगे उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है और क्या अंतर होता है आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटर में। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर दो तरीके के हो गए, एक हो गया आइडियल, एक हो गया प्रैक्टिकल कैपेसिटर, सही है। अगर आइडियल की बात करें तो मतलब वो जो केवल रिएक्टिव पावर के साथ एक्सचेंज करे। कैपेसिटर हम लोग जानते हैं यार, जाना जाता है रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल में एंड नेक्स्ट में रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो आइडियल कैपेसिटर मतलब जो रिएक्टिव पावर को सप्लाई करे, एक्सचेंज करे, यानी कि किसी भी तरीके का लॉसेस शो ना करे। अगर मैं आइडियल कैपेसिटर की आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने को कहूँ तो कुछ इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे, यानी कि जनरली हम जो कैपेसिटर का सिंबल देखते हैं वो आइडियल कैपेसिटर के लिए यूज होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर की, तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर के अंदर एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर के साथ एक्सचेंज किया जाता है। अगर हम एक्टिव की बात करें, यानी कि अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटर में बात करें तो एक्टिव पावर मींस लॉसेज, यानी कि अगर हम आपसे कहूं कि मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, एक है आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटर और एक है आपका आइडियल कैपेसिटर, ठीक है, मार्केट से खरीद के लाए, दिस वन इज योर आइडियल एंड दिस वन इज योर प्रैक्टिकल। तो आइडियल कैपेसिटर कैसे पहचानोगे? आइडियल कैपेसिटर के अंदर जो पावर इनटेक होगा एक्टिव पावर का वो जीरो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटर की बात करोगे तो पावर इनटेक नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ ना कुछ एक्टिव पावर जरूर ले रहा होगा। और ये पावर कहाँ जा रही है? ये जा रही है इन लॉसेज में। यानी कि एक और अंतर कह सकता हूं मैं, अगर मैं तुम्हें दो कैपेसिटर दे दूं और पूछूं इनमें से आइडियल कौन सा है, प्रैक्टिकल कौन सा है, तो जो कैपेसिटर लॉसेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हीटिंग हो रही होगी जिसके अंदर, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रैक्टिकल कैपेसिटर। और जो कैपेसिटर के अंदर बिल्कुल हीटिंग नहीं हो रही होगी, एकदम वैसा ही होगा, वो होगा तुम्हारा आइडियल कैपेसिटर के रूप में। तो आयु समझ में आ गया होगा अंतर क्या होता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट की, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिकल मॉडल यूज करे जाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। एक है डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल और दूसरा है लीकेज करंट मॉडल। इसको जरा समझते हैं। यानी कि डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल को अगर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का हमारे पास निकल के आएगा। इसके अंदर कैपेसिटर होगा और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लीकेज करंट मॉडल को बात करते हैं तो लीकेज करंट मॉडल जो होगा वहां पे पैरेलल में रेजिस्टर लगा होगा, ठीक है। ये लीकेज करंट मॉडल हमारा बहुत पॉपुलर होता है, ये हमने काफी स्टडी करा होता है। जनरली अगर मैं किसी बच्चे से कहता हूँ यार कि तुम कैपेसिटर का प्रैक्टिकल मॉडल बनाओ, प्रैक्टिकल सर्किट बना दो, इक्विवेलेंट सर्किट, तो वो यही सर्किट ड्रॉ करता है। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए ये सीरीज वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे दोनों मॉडलों में क्या अंतर होता है और कब कौन सा कहाँ यूज करना है। ये सारी चीजें आज इस लेक्चर में सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? कैपेसिटर के दो आइडियल और कैपेसिटर, आइडियल एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटर सीखे। देन प्रैक्टिकल में भी दो मॉडल यूज होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल एंड लीकेज करंट मॉडल। नाउ आगे चलते हैं। नाउ अगर हम इन मॉडल को ध्यान से देखें प्रैक्टिकल कैपेसिटर सर्किट, तो हमने देखा एक होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल एंड द अदर
वन इज द लीकेज करंट। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है उसके अंदर जो चार्ज को स्टोर करना, और वहाँ पे चार्ज स्टोर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करा जाता है ना। ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लगाते हैं ESR। यहाँ पे ESR की फुल फॉर्म क्या है, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, और इसका काम क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी सीरीज चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर होंगे डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होंगे। तो ये जो लॉसेज होते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये जो एनर्जी लॉस होती है, ये जो एनर्जी लॉस होती है क्यों, क्योंकि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, मैं ये लेक्चर में कवर कर चुका हूँ कि एक बार पोलराइजेशन होता है, देन इस तरीके से होता है, देन अपोजिट फिर से वापस अपनी पोजीशन में पहुंचता है, देन अपोजिट डायरेक्शन पोलराइजेशन होता है। तो ये जो साइकिल होती है इसके अंदर होती है हीट रिलीज, और यही हीट जो रिलीज होती है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। तो ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक लेक्चर में, ठीक है, इजीली आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ ये हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ESR। देखो हमेशा याद रखो, मैंने तुम्हें बहुत बार लेक्चर में बताया है, कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर बना के। कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है E, या चार्ज स्टोरेज को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर बना के। वहीं पे अगर कहीं पे हमें हीट एनर्जी लॉसेस को रिप्रेजेंट करना है, हीट लॉस, तो उसको हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर। तो बस ये चीज आपको याद रखनी। तो इसी तरीके से जो कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज हो रहे हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वन ESR, यानी कि इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस क्यों लिखा, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सर्किट की, तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो लम्प्ड फॉर्म में नहीं होता बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये भी इसके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, आप जाके देख सकते हैं, पावर सिस्टम सीरीज में है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी इंटरेक्टिव इजी तरीके से आपको मैंने समझाया, वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके तो यानी कि हमारे पास लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स यूज होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरे तार का अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो तार में अगर हम नॉर्मली यार मार्केट से अगर कोई वायर खरीद के लाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि उस वायर में तुम्हें एक रजिस्टर ऐसे करके लगा हुआ दिख जाएगा, या एक एलिमेंट यानी कि इस तरीके का कुछ एलिमेंट लगा हुआ दिखेगा, ये नहीं होता है, ठीक है। मार्केट से अगर तुम वायर खरीद के लाए तो वायर पूरी जो लेंथ होती है वो इट विल एक्ट एज अ रजिस्टर। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वायर में ना। अगर हम ये जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने इसे कंसिडर कर दिया, तो एक तरीके से इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, यानी कि जो पूरा रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको हमने लम्प्ड फॉर्म में यहाँ पे मार्क कर दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। तो इसलिए ESR इसको मैंने लिखा है, ठीक है। नाउ ये बात समझ में आ गई। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे मॉडल की, जो कि हमारा लीकेज करंट मॉडल, तो यहाँ पे जो RP है ये क्या है, पैरेलल रेजिस्टेंस है, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द लीकेज करंट लॉसेज। ये क्या होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है ना, इसके ऊपर अगर मैंने एक इंसुलेटर की लेयर लगा दी, ठीक है, एक इंसुलेटर की, तो होता क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि करंट हमारा कंडक्टर के अंदर बना रहे, लेकिन क्या होता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक कैपेसिटेंस मान के चलते बन जाता है, क्योंकि भाई ये जो सरफेस है दिस वन इज योर सरफेस हो गई, ठीक है। तो सरफेस और कंडक्टर इनके बीच में कैपेसिटेंस सा बन जाता है, और ऐसे में क्या होता है, कुछ करंट हम ये मान के चलते हैं कि लीक आउट हो रहा होता है, कुछ करंट जो है कंडक्टर से लीक होके सरफेस पे आ जाता है, यानी कुछ चार्ज जो यहाँ फ्लो करने चाहिए थे वो ऐसे करके लीक करके इस तरीके से सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। सो दिस इज टर्म्ड एज लीकेज करंट लॉसेज। ये सेम ऐसा ही है यार, आपको याद होगा पावर सिस्टम में भी ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो आपको याद होगा यहाँ पे कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं अर्थ के बीच में और कंडक्टर के बीच में। सो इट विल एक्ट एज अ लीकेज कैपेसिटर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो कैपेसिटर बनाते हो, यहाँ पे भी हम मान के चलते हैं कुछ करंट हमारी लीक हो रही होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से कोई भी आइडियल कैपेसिटर नहीं होता है, तो वहाँ पे जो हमारा आइडियल इंसुलेटर भी नहीं होता है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हम ये मान के चलते हैं कुछ करंट क्या हो रही होगी, लीक हो रही होगी। सो दिस विल एक्ट एज अ लीकेज करंट लॉस। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग RP का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मॉडल हो गए, ठीक है। ओके ये वाला मॉडल मेनली, यानी कि ये वाला मॉडल हम लोग मेनली प्रेफर करेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक्स के लॉस की, डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल की, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं जब उसकी स्टडी करेंगे, तो वहां पे ये वाला मॉडल बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस्तेमाल करेंगे। वहीं पे जब पावर सिस्टम के अंदर हम लोग केबल की स्टडी करते हैं, केबल आपको जानते होंगे, केबल हम लोग यूज करते हैं 3 कोर केबल इस तरीके से, और चारों तरफ इंसुलेटर लगा होता है। तो ये माना जाता है कि जो केबल होती है उनके अंदर से कुछ करंट लीक होकर इंसुलेटर की सरफेस पे चला जाएगा, तो वहां पे हम स्टडी के लिए यूज करेंगे ये वाला मॉडल, लीकेज करंट लॉस मॉडल। तो ये वाला मॉडल आप यूज करेंगे पावर सिस्टम में, जब केबल पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा। और ये वाला जो मॉडल है ये आप इस्तेमाल करेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के अंदर। समझ में आ गई बात, कब कौन सा कहाँ यूज करना है ना। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट,
ईएसआर शुड बी स्मॉल, यानी कि अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल की, तो ईएसआर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर तुम मार्केट से खरीदने जा रहे हो कैपेसिटर, और कैपेसिटर में हम कह रहे हैं ईएसआर की कुछ वैल्यू दे रखी, तो आप अच्छा कैपेसिटर कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल कैपेसिटर ए है और एक है आपके पास कैपेसिटर बी। तो कैपेसिटर ए में अगर ईएसआर की वैल्यू दे रखी है एग्जांपल के तौर पे 0.01 ओम, और बी में दे रखी है ईएसआर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.04 ओम, तो ये वाली जो होगी ये दिस इज द बेस्ट कैपेसिटर, मार्केट से ये वाला खरीदोगे। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा देने की होगी, लेकिन तुम इसको बियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ईएसआर क्या होता है, सीरीज में है, तो इट शुड बी स्मॉल, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं हमारे लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आरपी की, तो आरपी क्या होना चाहिए? शुड बी लार्ज होना चाहिए। हम क्या चाहेंगे कि यहाँ से जो भी करंट जा रहा है वो सारा का सारा करंट कैपेसिटर के थ्रू जाए, कैपेसिटर के थ्रू किसी भी तरीके का लीकेज ना हो। दिस वन मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो करंट चला जाएगा दिस वन इज नोन एज लीकेज करंट, तो ये लीकेज करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। तो लीकेज करंट ना फ्लो होने के लिए आरपी की वैल्यू शुड बी लार्ज होनी चाहिए। यानी कि अगर मान के चलते तुम मार्केट से केबल खरीदने जा रहे हो और उसमें दे रखा है जो शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की, लीकेज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आरपी की, वो मान के दे सकते हैं केबल ए है उसमें है मान लेते हैं 1 ओम, और केबल बी है, ठीक है, केवल बी है उसमें है आपकी इसकी वैल्यू है 2 ओम, बल्कि ज्यादा कर दिया 1 किलो ओम, ठीक है, और इसको कर देते हैं 2 किलो ओम। तो कौन सी लोगे? तो आप ये यानी कि केवल बी खरीदोगे। तो ये सब जानकारियां जब तुम्हें पता होंगी तभी तुम सही डिसीजन ले पाओगे और सही चीजें कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग होते हैं कि यार हम लोग क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर केबल खरीद रहे होते हैं तो हम लोग क्यों आखिर ये जो लीकेज करंट लॉसेज है, लीकेज करंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू ज्यादा क्यों रखते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और वहीं पे जब हम लोग कैपिटल ले रहे होते हैं तो ईएसआर की वैल्यू कम क्यों रखी जाती है, इसके ऊपर डायरेक्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन सी वैल्यू कब कहाँ चुननी है, ठीक है। नाउ अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों को कंबाइन करके यार एक ऐसा मॉडल जिसमें मैं दोनों इफेक्ट, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की भी स्टडी करूं साथ ही साथ लीकेज करंट की भी स्टडी करूं, तो मुझे एक कंबाइंड सर्किट बनाना होगा ना, यानी कि एक ऐसा प्रैक्टिकल सर्किट चाहिए जो दोनों डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता हो प्लस साथ ही साथ लीकेज लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पे दो तरीके हैं इनको जोड़ने के। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से जोड़ दें, यानी कि जो शंट रेजिस्टेंस आरपी है सी रखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करा, ईएसआर को सीरीज में सी के साथ जोड़ दिया, जो कि कंडीशन कहती है, ये क्या कहती है कि सी के साथ ये सीरीज में जुड़ गया, ठीक है। दूसरा एक मॉडल हम लोग बना सकते हैं ये वाला मॉडल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने ईएसआर बाद में जोड़ा है एंड सी एंड आरपी इस तरीके से हमने जोड़े हैं, ठीक है। ये दोनों मॉडल अलग जगहों पे आप यूज कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि प्रैक्टिकल सर्किट अगर हम कैपेसिटर का ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो दो मॉडल हैं, एक डाइलेक्ट्रिक लॉस, एक लीकेज करंट लॉस। दोनों में कहाँ क्या रखना है, ईएसआर की वैल्यू कम क्यों होनी चाहिए, आरपी की वैल्यू क्यों ज्यादा होनी चाहिए, ये मैंने डिस्कस कर लिया ना। प्रैक्टिकल सर्किट अगर दोनों कंबाइन करके बनाएंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस मॉडल को और लीकेज लॉस मॉडल को, तो ये कुछ इस तरीके से दोनों सर्किट बनेंगे। ये दोनों सर्किट आप यूज कर सकते हैं जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। अब वहां पे अगर दे रखा है कि हम लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर मान के चलते तुम ये वाला मॉडल यूज कर रहे हो, तुमसे कह दिया डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा और केवल ये सर्किट बचेगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लीकेज करंट लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी लीकेज करंट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये वाला गायब हो जाएगा और हमारे पास केवल इतना सर्किट रह जाएगा, यानी कि ये वाला। समझ में आ रही बात? ये देखो यहाँ पे भी सेम करके देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ लीकेज करंट लॉस को भुला दो, तो ये वाला गायब हो जाएगा, हमारे पास ये वाला सर्किट देखो ये आ गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम कहते हैं आपसे कि हम ये वाला मॉडल यूज कर रहे हैं लेकिन इसमें हम केवल स्टडी करेंगे लीकेज करंट लॉसेस की, यानी कि डायलेक्ट्रिक लॉसेस ये जो है इसको हम, यानी डायलेक्ट्रिक लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अगर डायलेक्ट्रिक लॉसेस को इग्नोर करोगे तो दिस वन इज आउट ऑफ द पिक्चर, यानी कि इसको हम लोग जीरो ले लेंगे, ठीक है। और ये सर्किट तुम्हारा देखो वापस से ये वाला सर्किट बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जब हम दोनों में से किसी एक ये दोनों मॉडल जब ले रहे होंगे, अगर आप डायलेक्ट्रिक लॉसेस के मॉडल को इग्नोर करते हो, यानी कि अगर हम कहते हैं, अगर वहां पे कहीं स्टेटमेंट दे रखा है कि डायलेक्ट्रिक लॉसेस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, तो याद रखना ये ईएसआर की वैल्यू जीरो रखोगे, ठीक है, ये शुड बी जीरो, ठीक है। वहीं पे अगर दे रखा है कि लीकेज करंट जो है, लीकेज करंट वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है, ऐसे ही करके स्टेटमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा बुक्स में जब डेरिवेशन कराते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो लीकेज करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि लीकेज करंट हो ही नहीं रही है, तो आरपी की वैल्यू शुड बी इक्वल टू इन्फानाइट, यानी कि आइडियली आरपी इक्वल टू इन्फानाइट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसको जीरो कर दो, ध्यान रखना ये सारी चीजें, आइडियली आरपी शुड बी इन्फानाइट एंड ईएसआर शुड बी जीरो। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रख लो, यानी कि आइडियली क्या होता है, आइडियली आरपी की जो वैल्यू होगी वो शुड भी होगी इन्फानाइट
एंड ई एस आर की जो वैल्यू होगी शुड बी 0। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें याद रखना, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूँ, बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं, समझ में आ रहा है? तो जब आपसे ये वाला मॉडल अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपसे कहा जाए कि हम लोग लीकेज को, लॉस को हटा रहे हैं, तो ई एस आर को 0 कर देना। अगर आरपी को हटाना है तो इसको इन्फानाइट करना, तभी डेड ओपन सर्किट यहाँ पे होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आयु समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे छोटा सा लेक्चर था, इसको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं करेंटली जो डायलेक्ट्रिक सीरीज पे वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ड्राइव करेंगे टेंजेंट लॉसेज, यानी कि लॉस एंगल को हम लोग निकालेंगे, टेन डेल्टा जिसे कहते हैं, डिसिपेशन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है ये। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो और शेयर करो यार, ठीक है? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरे को बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब काम करो। आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू।